वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि हमने एक पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट में हाफ चैप्टर को एंड किया था एंड सेकेंड पार्ट में आज आपको फुल चैप्टर को एंड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेशनलिज्म वाले चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, एकीकरण का द्वितीय जो फेज था वो क्या था। ठीक है, यूनिफिकेशन का सेकेंड फेज क्या था। द इफेक्ट मेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय 1848 इन फैक्ट रिमेंड अनसक्सेसफुल। कह रहे जो भी इफ़र्ट्स डाला गया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के एकीकरण में, जो इफ़ेक्ट्स को डाला गया था वो 1848 में वो तो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, बट ड्यू टू दिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, पब्लिक के अंदर पब्लिक अवेकिन हैड बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड फीलिंग नेशनलिज्म वाज इंटेंसिफाइंग। कहने का मतलब कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो पब्लिक में जागने लगी। ठीक है, जागरूक होने लगी। द न्यू रूलर ऑफ सडीना पिडमांट वेक्टर इमैनुअल, ठीक है, वेक्टर इमैनुअल बिलोंग टू नेशनलिस्ट थॉट एंड थ्रू हिज एफर्ट द वर्क ऑफ यूनिफिकेशन इन इटली कंटिन्यू। देखिए, जो वेक्टर इमैनुअल थे वो बिलोंग करते थे नेशनलिस्ट। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा और उन्होंने ये एफर्ट डाला कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो था उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, फॉर इम्प्लेशन ऑफ हिज पॉलिसी, मतलब उनके पॉलिसी के इम्प्लेशन की वजह से, ठीक है, वेक्टर अपॉइंट हुए थे काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर को ये किया गया था, अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर। ठीक है, कहने का मतलब कि वेक्टर इमैनुअल ने क्या किया था, अपने पॉलिसी के लिए ये काउंट काबूर को अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, अब देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, काबूर वॉज अ सक्सेसफुल डिप्लोमेट एंड नेशनल एजेंट। कहने मतलब काबूल एक क्या था, कूटनीति टाइप। डिप्लोमेट क्या होता है, कूटनीति। काउंट काबूल एक बहुत बड़ा सफलता, मतलब कि सक्सेस डिप्लोमेट और नेशनलिज्म था। ठीक है, ही बिलीव्ड ऑस्ट्रेलिया एज द बिगेस्ट हार्ले इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसका मानना था कि सबसे बड़ा हाथ जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का वो किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। तो उसने क्या किया, ही मेड फ्रेंडशिप विथ फ्रांस फॉर डिफेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उसने फ्रांस से दोस्ती की। ठीक है, काबूल डिक्लेयर टू पार्टिसिपेट इन क्राइमीन वॉर 1853 टू 1854 फ्रॉम फ्रांस साइड। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर था कि उसने फ्रांस से दोस्ती की ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, और उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं, मतलब काबूल ने किया कि काउंट काबूल ने कि वो एक वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्राइमीन वॉर में, जो कि 1853 से 1854 में हुआ था फ्रांस के साइड से। ठीक है, और उसने क्या किया कि फ्रांस इसमें, जबकि नॉट रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट उसने नहीं किया था कोई काबूल से, वो डायरेक्टली काबूल को ये एडवांटेज मिला कि वो, मतलब जब ये पार्टिसिपेट किया तो इसमें काउंट काबूल का फ़ायदा था। ठीक है, देन आता है आफ्टर द एंड ऑफ वॉर पिडमोंट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अलॉन्ग विथ फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब है कि ये जब वॉर एंड हो गया तो इसके बाद क्या हुआ था, कौन सा वॉर, पिडामंट वॉर को ऑल्सो क्या कहते हैं, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। ठीक है, अलॉन्ग किया गया। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ काबूल इंक्रीजेज बाय इट। जो काउंट काबूल की इम्पोर्टेंस थी, महत्वपूर्ण था, वो बढ़ने लगा। ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर ऑस्ट्रेलियन इंटरफियरेंस इन इटली इलीगली। ये कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर हो गया, ये घोषित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इंटरफेयर कर रहा है इलीगली इटली पर। ठीक है, दिस ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इंटायर यूरोप टूवर्ड्स इटली। और ये क्या करने लगा, ये कॉन्फ्रेंस क्या हुआ कि पूरे यूरोप का अटेंशन था इटली की तरफ खींच लिया। ठीक है, thus on the basis of his diplomacy Cavour made the problem of Italy as the problem of whole Europe। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसके बेसिस पर अगर हम लोग डिप्लोमेसी काबूल की बात करते हैं तो उसने एक प्रॉब्लम ऑफ इटली को अपना प्रॉब्लम ऑफ होल यूरोप को बना दिया। इसमें क्या किया गया कि काबूल ने
इटली के प्रॉब्लम को ऐसा दिखाया कि वो पूरे यूरोप का प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। काबुल मेड अ ट्रीटी विथ नेपोलियन थर्ड, कहने वाले कि काबुल ने एक ट्रीट रखा नेपोलियन के साथ, ठीक है। अंडर दैट ट्रीट फ्रांस प्रॉमिस टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू पिडामोंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस ट्रीट के अंडर में फ्रांस ने प्रॉमिस किया था कि वो मिलिट्री प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, तो पिडामोंट को, किसके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, ठीक है। और इन रिटर्न काबुल एग्री टू गिव 2 स्टेट, इसके रिटर्न में फ्रांस को क्या 2 स्टेट देने के लिए एग्री हो गया काउंट काबुल, ठीक है। एक था निश्चय एंड सिग्वे टू फ्रांस को देने के लिए राजी हो गए, ठीक है। फ्रांस रीएस्टेड काबुल दैट इन केस द स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली वुड लाइक टू यूनाइट विथ पैडमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मडम, ठीक है। कहने वाला कि फ्रांस क्या चाहता था कि पैडामोंट के बेसिस पे जो भी रिफॉर्मेंट आएंगे वो उसे यहाँ कहाँ था, मिडिल नॉर्थ स्टेट और मिडिल इटली को भी वो पैडामोंट के साथ लेना चाह रहा था, ठीक है। इसके बेसिस पे, रिफरेंडम की बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फ्रांस वुड नॉट अपोज, मतलब कि फ्रांस अपोज नहीं किया। काबुल वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग एश्योरेंस टू गिव निश्ची एंड सिग्वे, मतलब कि वो काबुल जो था वो देने को तैयार था 2 स्टेट, और वो उसमें अपोज नहीं किया फ्रांस, ठीक है, टू दी फ्रांस, ठीक है। ही वॉज ब्लेम फॉर ट्राइफलिंग विद द नेशनल प्राइड ऑफ इटली, इसने ब्लेम किया कि ट्राइफलिंग जो भी नेशनल प्राइड ऑफ इटली का होता है ये किस पे ब्लेम डाला, फ्रांस पे, ठीक है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट टिल देन इटली हैड नॉट इमर्ज एज अ नेशन, कहने में कि ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लिखे तो इटली जो इमर्ज नेशन नहीं है, ठीक है। कहता है कि इफ़ बाई एनी लूजिंग 2 स्टेट, अगर हम 2 स्टेट को लूज़ करते हैं, अगर देते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड मिडिल इटली को कुड बी डन, अगर हम 2 स्टेट को हम लोग लूज़ करते हैं, 2 स्टेट को अगर हम छोड़ देते हैं, दे देते हैं फ्रांस को, एक नॉर्दर्न एंड मिडिल इटली को, ठीक है, तो देन इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट, हमारे पास बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट आएगा। बिकॉज इन काबुल व्यू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रांस सपोर्ट, कहने का मतलब है कि काबुल बस इतना चाहता था कि जो यूनिफिकेशन, एकीकरण है इटली का, वो हो जाए किसी तरह, लेकिन ये पॉसिबल कब था, जब वो फ्रांस के सपोर्ट में आएगा, ओके। पॉसिबल कब था कि जब फ्रांस उसके सपोर्ट में आएगा तब जाके इटली का एकीकरण पॉसिबल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। In the meantime, in 1859 or 60 war started between Australia and Piedmont over border dispute, कहने का मतलब है कि 1859 और 1860 तक एक वॉर स्टार्ट हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया और पिडामोंट के बीच में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ तक चला, तो बॉर्डर डिस्प्यूट तक पहुँच गया था। फ्रांस सेंट हिज मिलिट्री इन फेवर ऑफ इटली, देखिए यहाँ क्या हुआ, फ्रांस सपोर्ट में था इटली के, तो फ्रांस के पास क्या हुआ, फ्रांस ने मिलिट्री को फेवर में भेजा इटली के फेवर में, ठीक है। एंड फॉर दैट रीजन द ऑस्ट्रेलियन आर्मी वाज बैडली डिफीटेड, फ्रांस की जो मिलिट्री थी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया की आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गए। पिडामोंट गॉट पोसियंस ओवर अ बिग ऑस्ट्रेलियन स्टेट लम्बोडिया, कहने के मतलब कि पिडामोंट को एक पोजीशन ओवर, अगर बिग पूरा ऑस्ट्रेलियन का स्टेट एक होता है लम्बोडिया, उसको लेने का अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। ऑन दी वन साइड द वॉर, ओके, हाँ, तो यहाँ चाहती कि ऑन दी वन साइड ऑफ वॉर मतलब एक और साइड का वॉर करेंगे, तो लिंगेड एंड ऑन द अदर हैंड नेपोलियन स्टार्टेड वॉरिंग ड्यू टू इटालियन नेशनलिज्म, कि नेपोलियन जो था वरी होना स्टार्ट होने लगा इटालियन नेशनलिज्म की वजह से, ठीक है। नेपोलियन जो था, बिकॉज द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली वो ऑन अ लार्ज स्केल इन सपोर्ट ऑफ काबुल, कहना जो नॉर्थ और मिडिल इटली था वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट में था काबुल के, और वर डूइंग एग्नीशन ऑफ फॉर यूनिफिकेशन के जो सपोर्ट में थे, ये बहुत ज़्यादा थे नॉर्थ और मिडिल।
नेपोलियन वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सर्कमस्टेंस, नेपोलियन इस सर्कमस्टेंस के लिए रेडी नहीं था। सो जस्ट आफ्टर गेटिंग ओवर विनाइटिया नेपोलियन विदड्रॉ हिज फोर्स, उसके बाद से नेपोलियन ने क्या किया, इसके बाद उसने अपना विदड्रॉ कर लिया अपने फोर्स को। आफ्टर विदड्रॉइंग फ्रॉम वॉर नेपोलियन थॉट एक्सेप्टेड द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पिरामिड, कहने में जो भी मैटर था उसको नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया और अपने फोर्स को वापस ले लिया। दोज अकॉर्डिंग टू ट्रीटी पेडमेंट पोर्शंस ओवर लंबोडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पोर्शंस ओवर विनाइटा वाज एक्सेप्टेड, कहने ये सारी जो ट्रीट थी इसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फाइनली इट वी रिजल्टेड इन अ लार्ज स्टेट, उसके बाद से जो रिजल्ट आया है इटली के बेस में आया, इटली के फेवर में आया और वो एक लार्ज स्टेट के फेवर में आया, ठीक है। बट द अटेंशन ऑफ काबुल, जो अटेंशन था काबुल का वो वॉज ओवर यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड मिडिल इटली, जो काबुल का पूरा अटेंशन था वो किसके ऊपर था, नॉर्दर्न और मिडिल इटली के ऊपर। बाय गिविंग टेम्पटेशन ऑफ नेपोलियन फॉर ट्रांसफेरिंग सी वे, नेपोलियन को वो ट्रांसफर करता था सी वे, और किसके लिए, प्रोविंस टू लीन कावर रिसीव्ड हिज असियरेंशन फॉर कीपिंग फ्रांस पैसिव इन ऑस्ट्रेलिया पिरामिड वॉर and not opposing the emergence of Italian state in Piedmont, कहना हुआ कि वो क्या चाहता था कि आगे जो जाए इमरजेंस हो उसमें इटली के स्टेट को हम पिडामोन में ना दें, ऑस्ट्रेलिया और पिडामोन के फ्रांस फेस में हम इसमें रिसीव करा दे, ठीक है। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में क्या आता है, नेपोलियन पुट अ कंडीशन, इसके रिटर्न में नेपोलियन ने कंडीशन रखा डैट रिफर्डम, इसके बाद से रिफर्डम चाहिए, वुड बी डन इन द स्टेट डैट वुड मर्ज, जो भी इसके रिटर्न में जो स्टेट आएगा उसको मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। एट द मास ऑफ दिस स्टेट वॉज इन फेवर, जो इसके स्टेट के मास था वो इनके फेवर में था, किसके फेवर में, पिडामोंट। सो काबुल शोइंग डिप्लोमेटिक इंटेलेक्ट, डिप्लोमेटिक इंटेलेक्ट दिखाता है, कूटनीति दिखाता है काबुल, और ये कंडीशन को एक्सेप्ट करता है किसमें, 1816 को 1861 में, ठीक है। बारिंग रूमी ओनली, रूमी के ये क्या बोलते हैं, रूमिंग के बैरिंग में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंक्यूज ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली, ठीक है। ये जो सारे स्टेट हैं क्या बोलते हैं, नॉर्थ और मिडिल के, पार्मा, मोडेना, टुस्कैनी एक्सेट्रा एंड रिटेव्ड इट बाई रिफर्डम, कहने वाले कि ये सारे जो है एक कंडीशन में रखा हुआ था कि मुझे रिफर्डम के तौर पे चाहिए था। बाय द फियर ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड टू पिरामिड, इसके डर से जो सपोर्ट था फ्रांस और इंग्लैंड का किसके पर, तो पिडामोंट का, और ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट टेक एनी एक्शन, इस पर ऑस्ट्रेलिया कोई एक्शन नहीं लेगा, यही एक डर था। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया हैड बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, इसी तरीके से अदर हैंड में हम देखें, अदर तरीके से देखें तो ऑस्ट्रेलिया खुद एक प्रॉब्लम से गुजर रहा था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, ठीक है। जर्मनी के यूनिफिकेशन एकीकरण से वो गुजर रहा था। दोज बाई 1864 टू एक्सेप्ट साउथ इटली, साउथ इटली को एक्सेप्ट कीजिए, और रोमी और वेनाइटिया ऑल स्टेट दैट मर्ज इन रोमी, कहने मतलब कि सारे स्टेट को मर्ज कर दिए जाते हैं। ऑल एक्सेप्टेड वेक्टर इमामुल एज देयर रूलर इसमें कौन थे, वेक्टर इमामुल थे, ठीक है। जाता है गैरीबाल्दी, ठीक है। इन द मीन टाइम द ग्रेट रिवोल्यूशन, गैरीबाल्दी वॉज ट्राइंग हार्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ साउदर्न इटली, इटालियन स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिक थ्रू आर्म्ड रिवोल्यूशन, कहने वाले कि इन मीन टाइम, अगर मीन टाइम में हम देखें तो गैरीबाल्डी एक बहुत बड़ा ग्रेट रिवोल्यूशन था जो कि कोशिश करता था यूनिफिकेशन ऑफ साउदर्न इटली के एकीकरण के लिए, और उसको एस्टेब्लिश करना चाहता था रिपब्लिक, ठीक है। By profession, Garibaldi was a navigator and a supporter of Mazzini. यहाँ देखिए क्वेश्चन एक आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नेविगेटर था, ठीक है। प्रोफेशन से क्या था, ठीक है। एंड सपोर्टर ऑफ मेजनी, ये क्या था, मेजनी का सपोर्टर था। थॉट बाय बट लेटर ऑन कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काबुल ही बिकम स्टांच सपोर्टर ऑफ कॉन्सिक्वेंटली मोनार्की, कह रहे कि ये बाद में क्या हुआ, काबुल के सपोर्ट में आके ये मोनार्की के पूरे सपोर्टर आ गया। ही ऑर्गेनाइज एंड आर्म्ड, उसने एक आर्म्ड फोर्स को ऑर्गेनाइज किया, एम्प्लॉयज़ और वॉलंटियर्स को। विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी ही अटैक सिलाइसी,
सी, उसने आर्मी के ऊपर अपने ही आर्मी से हेल्प लेके विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी, और उसने अटैक कराया सेलासी और नेपल्स के ऊपर। ये किसके स्टेट थे? ये इटली के स्टेट होते हैं, दोनों स्टेट थे। मोस्ट ऑफ द पीपल दिस स्टेट बीइंग फीड अप विद द डेस्पोटिक रूल ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी की वजह से इन्होंने डेस्पोटिक हो गए थे और फीड अप हो गए थे, ठीक है। बिकम सपोर्टर ऑफ गैरिबाल्डी, ये जब बॉर्बन के सपोर्टर में गैरिबाल्डी आए, ही फाउंडेड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट का पता लगाया। एंड ही टूक द कमांड ऑफ पावर एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इमामुल, कह रहे उन्होंने कमांड दिया अपने पावर के हिसाब से वेक्टर इमामुल को 1862 में, और उन्होंने एक प्लान बनाया अटैक करने का। यहाँ से देखिएगा उन्होंने क्या प्लान बनाया, अटैक ऑन रोमी, उन्होंने प्लान बनाया कि हम रोमी पे अटैक करेंगे, ठीक है। काबूल अपोज हिज कैंपेनिंग, उन्होंने कैंपेनिंग को अपोज किया गैरिबाल्डी की कैंपेनिंग को, और डिस्पैच आर्मी फ्रॉम पिडामोंट एंड प्रोटेक्ट रोमी, कह रहे कि उन्होंने उसके अपोज में काम किया, ठीक है। गैरिबाल्डी के अपोज में उन्होंने काम किया और रोमी पे अटैक करने वाले थे जो प्लान के मुताबिक था, उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इन द मीन टाइम गैरिबाल्डी मीट काबूल एंड ही अबैंडन्ड द प्लान, और उन्होंने प्लान को अबैंडन किया। गैरिबाल्डी गिव ओवर द वॉर एरिया ऑफ साउदर्न इटली टू विक्टर इमानुएल विदाउट एनी ट्रीटी, करेक्ट, मतलब कि गैरिबाल्डी ने विक्टर इमानुएल को साउदर्न इटली का एरिया दिया वॉर के लिए, और विदाउट कोई ट्रीट के अनुसार। वेक्टर इमानुएल प्रपोज्ड गैरिबाल्डी, वेक्टर इमानुएल ने प्रपोज किया, मतलब अपना आगे ये प्रस्ताव रखा गैरिबाल्डी को रूलर साउदर्न रीजन के रूलर बनाने के लिए। गैरिबाल्डी टर्न डाउन द ऑफर, उन्होंने ऑफर को स्वीकार किया। एंड ही रिन्यूड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू नेशन, और उन्होंने पूरे नेशन को अपना प्रॉपर्टी दिया और स्टार्ट किया लाइफ लाइक और ऑर्डिनियर फार्मर के जैसा अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया। ड्यू टू हिज सेंस ऑफ ऑब्सेंस एंड सेक्रीफाइस द कैरेक्टर ऑफ गैरिबाल्डी वाज हाईली, कहना है कि यही सेंस ऑफ ऑब्सेंस अगर हम देखें या उनके सेक्रीफाइस के कैरेक्टर को जो देखें, गैरिबाल्डी को बहुत ज़्यादा हाईली पब्लिश था। और इंडियन फ्रीडम की स्ट्रगल की बात करें तो लाला लाजपत राय राउट हिज बायोग्राफी, इनके पूरे फ्रीडम में किसने इनका बायोग्राफ लिखा था तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने लिखा था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली काबूल डाइड इन 1862, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि काउंट काबूल की इंतकाल हो जाती है, डेथ हो जाती है 1862 में। सो ही टू कुड नॉट सी द यूनिफिकेशन ऑफ होल इटली, और वो पूरे इटली की यूनिफिकेशन एकीकरण नहीं देख सकते। वेक्टर इमानुएल हिमसेल्फ डिड द यूनिफिकेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ इटली इन द फॉर्म ऑफ रोम एंड वेनाइटियम, कहने का मतलब है कि वेक्टर इमानुएल खुद से यूनिफिकेशन का रेस्ट ऑफ इटली का फॉर्म करता है और रोम और वेनाइटी के यूनिफिकेशन को आगे बढ़ता है। इन 1870 और 1871 में वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया, कह रहे हैं प्रसिया और फ्रांस के बीच वॉर को टूटता है, वॉर होता है 1817 और 1871 में। इट डज नॉट पॉसिबल फॉर फ्रांस टू गिव प्रोटेक्शन, इसके वास्ते फ्रांस प्रोटेक्शन देने के पॉसिबल में नहीं था, ठीक है। पोप को प्रोटेक्शन देने में नहीं था, ठीक है। हालात में थे वेक्टर इमानुएल टू का एडवांटेज, इसी का क्या करता है वेक्टर इमानुएल एडवांटेज उठाता है, फ़ायदा उठाता है, और इसी सिचुएशन पे पोप को कन्फर्म करता है और क्या करता है सुनिए। फोर्ट ऑफ 1 सेकेंड, हाँ तो यहाँ क्या करता है, हिमसेल्फ इन द फोर्ट ऑफ वटिशियन सिटी को कन्फर्म करता है वेक्टर इमानुएल बारविंग द किंग पैलेस, और वो क्या करता है बैरिंग करता है किंग पैलेस को भी लेता है, और एंजाइड द रेस्ट पार्ट ऑफ रोम इनटू इटली, इटली में जो भी रोम पार्ट के थे उनके भी लेता है और उन्हें इसका कैपिटल बनाता है। द पोप इमीडिएटली एक्सेप्ट द सिचुएशन, और पोप इस सिचुएशन को इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है। द प्रॉब्लम वाज फाइनली solved by Mussolini when by making an argument he accepted the position of Vatican, कहने का मतलब है कि
कहना कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किसके द्वारा सॉल्व करता है, एक एग्रीमेंट बनता है जो एक्सेप्ट करता है पोजीशन को, ठीक है। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड 1871 में। इटली का जो यूनिफिकेशन था, एकीकरण था, उसे कंप्लीट किया है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी एंड रूरल लाइक विक्टर इमानुएल। यानी इसी नेशनलिज्म लीडर में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुए थे, कंट्रीब्यूशन शामिल थे, मेजनी थे, काबूर थे, गैरिबाल्डी थे और बहुत सारे विक्टर इमानुएल जैसे रूलर थे, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो ये कुछ पोस्टर है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या था, ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली के ड्यूरिंग यूनिफिकेशन के दौरान हमने देखा सिमिलरी प्रोसेस चलता है, वैसे ही जर्मनी में भी, जर्मन रीजन में भी। देयरफॉर यूनिफिकेशन ऑफ बोथ कंट्रीज कंप्लीटिंग अलोंग सेम टाइम में ऑलमोस्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी कंप्लीट हो जाता है इटली के दौरान ही, ठीक है। जर्मनी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मिडिल पीरियड 1800 AD में इसका ऑर्गेनाइजिंग किया गया था और इसके लीडरशिप चार्ली मैग्नी थे और इनकी स्टैंडिंग स्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड तक इसका जो स्टैंडिंग था ना वो चलता था स्टेट में। बट बाय द मॉडर्न एरा में, मतलब कि मॉडर्न एरा जब आया जर्मनी में, तो वो जर्मनी कम्प्लीटली फ्रैगमेंटेड स्टेट में बदल गया, कंप्रेसिंग अराउंड 300 बिग एंड स्मॉल स्टेट, और उसमें बांट दिया गया 300 बड़े और कुछ स्मॉल स्टेट में। पॉलिटिकली एंड सोशली रिलीजियस डिस्पार्टिस वर प्रेजेंट अमॉन्ग देम। कहने का मतलब है कि सोशली और रिलीजियस और डिस्पार्टिस मतलब कर दिया गया जो प्रेजेंट टाइम में थे उन्हें स्टेट को बांट दिया गया। इन द नॉर्थ जर्मनी स्टेट वर दी प्रोटेस्टेंट वर इन मेजोरिटी। कहने वाले कि जो मेजोरिटी में प्रोटेस्टेंट स्टेट थे जर्मनी के उन्हें भी मेजोरिटी में दे दिया गया। प्रासा वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट। वो प्रासा जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट था वहाँ का। एंड इन्फ्लुएंस वॉज मेंटेन, वहाँ का जो इन्फ्लुएंस था वो मेंटेन किया गया था। ऑन दी अदर हैंड इन साउथ जर्मनी की बात कहते हैं, वहाँ का डाइट की बात किए, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोलिक डेमोक्रेटिक स्टेट वॉज फंक्शनल। वहाँ के जो हाउस के रिप्रेजेंटेशन थे वो कौन फंक्शनल किया करते थे, वो कैथोलिक डेमोक्रेटिक स्टेट के फंक्शन किया करते थे, ठीक है। वेयर दे यूज्ड टू मीट, वहाँ जो भी मीट करने के आते थे। बट दे लैक्ड सेंस ऑफ जर्मन, वहाँ के लोग क्या थे, सेंस ऑफ जर्मन से लेक हो चुके थे, ठीक है, कमी था उनके पास, ठीक है। नेशनलिज्म, दैट इज़ वाई जर्मन नेशनलिज्म से उनके पास बहुत कमी थी। दैट वाज वाई देयर वाज नो इशू ऑफ यूनिफिकेशन बिफोर देम, और इसी कारण यूनिफिकेशन में ज़्यादा इशूज़ नहीं आए। लिटरली द क्रेडिट फॉर मेकिंग बैकग्राउंड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी गोज टू नेपोलियन बोनापार्ट। कहने का मतलब कि अगर इसकी क्रेडिट दिया जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाएगी, बिकॉज ही विनिंग दी जर्मनी प्रोविंसेस इन 1806 में उसने जर्मनी को जीता था। फॉर्म्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन स्टेट बनने से उन्होंने रोका था, राइन स्टेट से जीता था। एंड फ्रॉम हियर द सेंस ऑफ नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग ग्रेजुअली। कह रहे हैं यहीं से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वहाँ से ग्रेजुअली बढ़ने लगी, ठीक है। देन आगे देखते हैं। In the meantime, in Germany, the intelligent farmer and artists like Hegel, Count Humboldt, Underdart, Jacob Green, etc. ये सब जो थे फार्मर और जर्मनी के मीन टाइम में आते थे। इनकरेज जर्मन नेशनलिज्म, ये क्या करते थे, इनकरेज करते थे जर्मन नेशनलिज्म को। हेगल क्या आता है, हेगल प्ले हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी नेशनलिज्म के जो डेवलपमेंट का प्ले को इसको रोल जाता है तो हेगल को जाता है हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स के वजह से एक्सप्लेनेशन में। द चांसलर ऑफ प्रासा, जो चांसलर थे प्रासा का, बिस्मार्क वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हेगल। और हेगल की वजह, हेगल से कौन इम्प्रेस हुआ था, तो बिस्मार्क हुए थे जो कि प्रासा के ये चांसलर थे। अंडर वकेन नेशनलिज्म थ्रू हिज पोएट्री से क्या होता है, नेशनलिज्म जगह हार्दिनिक एंड नोवेलाइज्ड बडी ग्लोसरी पास्ट जर्मनी बिफोर देम, ठीक है, बिफोर देम एंड द पेंटर एलिमिनेटेड द जर्मनी कल्चर। जो पेंटर्स थे वो जर्मनी के कल्चर में एलिमिनेट होने लगे। द इनकरेज नेशनलिज्म थ्रू दी देयर लाइफ पिक्चर ऑफ हीरोज एंड हीरोइन के जो लाइफ पिक्चर थे उस मूवमेंट में वो नेशनलिज्म को भी इंकरेज करने लगे। दस नाउ जर्मनी टू बिकम रेडी टू दी एंटर ऑफ मॉडर्न बाई कंप्लीटिंग कमिंग आउट फिडेस्टिक सिस्टम देयर वॉज अ ग्रेट। कहने में कि ये सारी चीज़ें जब वो तैयार हो गई तो उन्होंने रेडी हो गए, वो सारी चीज़ें उनके अंदर आ गई और वो मॉडर्न एरा में आने के लिए कैपेबल हो गए, ठीक है।
देन आता है, कहाँ गए हम लोग, देर वॉज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट ऑल्सो इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ जर्मनी। और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हुआ था जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और क्या बोलते हैं एजुकेशन के और स्टूडेंट के बारे में नेशनल मूवमेंट में जर्मनी में हुआ था। इसका एम क्या था, जर्मनी यूनिफिकेशन टीचर्स और स्टूडेंट के जो कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बना हुआ था। ठीक है, यूथ, ठीक है, जर्मनी के यूथ एसोसिएशन के जरिए हुआ था। जीना यूनिवर्सिटी में ये विल्मर स्टेट था जो कि सेंटर था नेशनल मूवमेंट का, वहाँ पर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में रखा। और थ्रू मेटरनिक, अब यहाँ का मेटरनिक जो था रिपर्सिव लॉ लाया जो कि कर्ट्स बार्ड decreased to suppress the movement, but still the strong stream of nationalism was flowing in Germany, and it associated to pursue the work of integration. The economic condition of unification was taken from its context. The Germany merchant and Prussia leadership formed an economic federation, Zollverein for business equality. It is said that the federation कह रहे हैं कि एक यूनिफिकेशन जो इकोनॉमिक का यूनिफिकेशन आया उसे ले गया गया और उसके कंटेंट बनाया गया। जो भी मर्चेंट, जर्मनी के मर्चेंट थे और प्रसा के लीडरशिप जो भी थे उन्हें फॉर्म किया गया किसमें, जोल्वेरेन में। ठीक है, और इक्वलिटी बिजनेस में बनाया गया। इसे भी कहा जा सकता है फेडरेशन क्रसिंग हैड नॉट येट ऑर्गेनाइज, और क्रसिंग का जो था उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। द फ्रांस रिवोल्यूशन 1830 में जो डिफिनेटली हुआ था उसे एक वाइट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हो गए थे जर्मनी के नेशनलिस्ट, और ही स्टेट्स ऑफ सैक्सनी एंड हैनओवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड स्टार्टेड प्रसा, बट प्रसा ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंटली सरप्राइज्ड इट। और जो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन की वजह से। द फ्रांस रिवोल्यूशन कब टेक प्लेस होता है, 1848 में वंस अगेन इसे प्रोक किया गया था। प्रोक्ट मतलब होता है उसकाना, या मतलब कि फ्रांस रिवोल्यूशन को दोबारा प्रोक्ट किया गया था जब जर्मनी नेशनलिज्म की वजह से। ऑन द अदर रिवोल्यूशन इंडियन द एरा ऑफ मेटरनिक, और दूसरे अगर देखा जाए तरीके से तो जो रिवोल्यूशन था मेटरनिक का भी वो भी चालू था। डेट द टाइम नेशनलिज्म कॉल्ड द मीटिंग ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट एट फ्रैंकफर्ट। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो मीटिंग हुआ था जो पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट में, जो कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट, एंड इट वॉज डिसाइडेड फ्रेडरिक विलियम। और इसमें कौन डिसाइड किए थे, तो फ्रेडरिक विलियम डिसाइड किए थे जो कि प्रसा के रूलर थे, और लीड जर्मन नेशन एंड एंटायर जर्मन स्टेट वुड यूनिफाइड अंडर हिम टुगेदर। और इन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें यूनिफाइड होती विद द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेटिक लीगल किंगशिप की वजह से ये सारी चीज़ें थ्योरी की जाती थी। ठीक है, देन क्या था, वुड बी एडॉप्ट। ठीक है, बट फ्रेडरिक हु वाज despotic ruler with conservative thought disagree to accept this system। कहने का कि इसमें क्या हुआ था, कुछ डिस्पोटिक रूलर थे जो कि इस थॉट से डिसएग्री करते थे और इस सिस्टम को नहीं अपनाने की बात करते थे, बिकॉज ही क्लियरली वांटेड टू अवॉइड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्लियरली बताया था कि वो अवॉइड करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्लिक्ट को। सम अदर साउथर्न स्टेट की बात करते हैं जर्मनी की, तो ऑल्सो अगेंस्ट थे इस प्रपोजल ऑफ यूनिफिकेशन की वजह से। ठीक है, due to this deadlock the way of unification was dispute। ये सारी यूनिफिकेशन में डेडलॉक में क्या हुआ था, डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, टुगेदर विद दिस सिचुएशन रिवोल्ट इमर्ज इन जर्मनी, और रिवोल्ट स्टार्ट हो गया जर्मनी में जो कि ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के सरप्राइज में ज्वाइंटली इफोर्ट था। ठीक है, देन यहाँ पर आता है, नाउ प्रसा हैड अंडरस्टूड दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी डन इनटू इट्स लीडरशिप, सो इट बिगेन टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री पावर। प्रसा क्या था, वो समझ गया था जो कि एकीकरण था जर्मनी का, उसमें वो डन हो चुका था और लीडरशिप का जो शुरुआत थी उसमें मिलिट्री की पावर उसकी बढ़ने लगी थी। इन मीन टाइम फ्रेडरिक डिड हिज ब्रदर विलियम टू थ्रोन ऑफ प्रसा। इसी मीन टाइम में क्या होता है, फ्रेडरिक की डेथ हो गई थी और उसकी भाई विलियम उसकी जगह पर आया थ्रोन ऑफ प्रसा की जगह। ठीक है, ही वॉज सपोर्टर ऑफ नेशनलाइज्ड थॉट। उन्होंने वो नेशनलाइज्ड के सपोर्टर के थॉट में थे। एज अ रिजल्ट द रिफॉर्मर द पीस ऑफ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन इन जर्मनी बिकम फास्ट एंड ग्रेट इम्प्रूवमेंट। कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट की बात करें तो ये रिफॉर्म्स हो गया था और इंडस्ट्रीज के रिवोल्यूशन बहुत तरीके से फास्ट होने लगे।
रजिस्टर्ड इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वेयर बाई द इफर्ट ऑफ जर्मनी नेशन टू बी यूनिफाइड इनटू गेन इन पेज। और जैसे जैसे यूनिफिकेशन होने लगा जर्मनी का नेशन का, वो पेज के रूप में उभरने लगा, ठीक है। कीपिंग इन माइंड, माइंड में रखे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। विलियम अपॉइंट किया गया था विलियम को किसके जरिए, तो डिप्लोमेट बिस्मार्क एज हिज चांसलर के जरिए, मतलब कि चांसलर के रूप में बिस्मार्क को डिप्लोमेट के जरिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। बिस्मार्क का बात आता है तो बिस्मार्क हु वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रसा इन जर्मनी डाइट, एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे प्रसा के जर्मनी डाइट में। वॉज फ्रॉम दी वेरी बिगनर इन्फ्लुएंस बाय हिगला, ठीक है। थॉट एंड हैड बीन गिवन रेगुलर इंट्रोडक्शन इज सक्सेसफुल डेवलपमेंट इन द जर्मनी। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन था इनका, सक्सेसफुल था। सपोर्टेड डेवलपमेंट मोनार्की फुल्ली इंगेज इन द एफर्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इन्होंने क्या किया था, बहुत फुल्ली सपोर्ट किया था, इन्होंने एफर्ट दिया था मोनार्की को। इट वॉज डिप्लोमेटिक सक्सेस that all be the liberal nationalists or the conservative nationalists thought him supporter of their thought। कहना है कि ये क्या समझते थे लोग, इन्हें नेशनलिज्म क्या समझते थे, तो सपोर्टर समझते थे, ठीक है। ये बिस्मार्क है, ठीक है। बिस्मार्क अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर, वो बहुत अच्छे से जानते थे मिलिट्री पावर की महत्व। सो ही अडॉप्ट द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उन्होंने खून और रक्त की जो पॉलिसी तो इन्होंने लिया, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किसकी ये क्या बोलते हैं किसकी पॉलिसी थी, तो बिस्मार्क की थी। कौन सी पॉलिसी, तो ब्लड एंड आयरन, ठीक है। ही मीन डैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज पॉसिबल ऑन थ्रो मिलिट्री मीन्स, कहने में कि ये मिलिट्री के मीन्स की वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो सकता था। ही अनपोज कंपोजली मिलिट्री सर्विस इन हिज कंट्री, और उन्होंने अपने कंट्री में ये मिलिट्री की जो पावर थे उन्हें लिया। लेटर ऑन इन 1813 में उन्होंने स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच ट्रीट, ठीक है, अपोज किया टू इन विच जर्मनी वॉज नॉट यूनिफाइड अंडर प्रसा, और जर्मनी प्रसा के यूनिफाइड में नहीं था, ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न के कारण क्या हुआ था, सेंटिमेंट हो गया था जर्मनी की यूनिफिकेशन, और प्रसा का शुरुआत हो गया था मोमेंटम की वजह से, गेन मोमेंटम, ठीक है। बिस्मार्क री इन्फोर्स प्रसा थ्रू हिज पॉलिसी, सो नाउ प्रसा वाज नॉट लेस देन ऑस्ट्रेलिया इन एनी अफेयर। कलर कि बिस्मार्क ने री इन्फोर्स किया प्रसा को कि उसके पॉलिसी में आए, और वो प्रसा लेस देन नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई अफेयर में कम नहीं था, ठीक है। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अटैक किया डेनमार्क पर, ठीक है। बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क भी एक डिप्लोमेटिक थे क्योंकि वो एक कूटनीति के तौर पर थे, ठीक है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर अटैक किया 1864 ऑन द इशूज ऑफ स्क्लेविक्स एंड होलिस्टिक स्टेट्स के इशूज पर, बिकॉज बट द स्टेट वर इन दी पोर्शंस ऑफ डेनमार्क, इसी में डेनमार्क के दोनों के स्टेट पोर्शंस हो गए, ठीक है। आफ्टर विक्टर, ठीक है, आफ्टर विक्टर स्लेव्स केम इनटू द कंट्रोल ऑफ प्रसा एंड ऑस्ट्रेलिया रिसीव होलिस्टीन। इसके बाद से वो क्या हुआ, जब डेनमार्क को अटैक किया गया उसके बाद से जो ये स्टेट था सचविक स्टेट्स, ये किसके कंट्रोल में आ गया, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्ट में आ गया, कंट्रोल में आ गया। इन बोथ द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी फारली लार्ज, और उसके बाद से क्या होता है, जर्मनी के जो भी स्टेट का ये पॉपुलेशन था वो फारली लार्ज बढ़ने लगा। सो प्रसा इन स्ट्रेंथ नेशन सेंटिमेंट, उसके बाद प्रसा क्या था, इंस्टिगेट करने लगा नेशनल सेंटिमेंट से, ठीक है। स्प्रीड रिवोल्यूशन टू चेक दी रिबेलियन, द ऑस्ट्रेलियन आर्मी हैड टू क्रॉस द प्रसा रीजन, बट प्रसा स्टॉप ऑस्ट्रेलिया टू डू सो, और प्रसा क्या करने लगा, स्टॉप करने लगा ऑस्ट्रेलियन आर्मी को कि ये ऐसा ना करे। तो दी अंडर द पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क वेज ऑफ वॉर विथ ऑस्ट्रेलिया वॉज इनएविटेबल, बट ही वांटेड टू प्रूव ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव, सो ही हैड मेड अ कॉम्प्रोमाइज विथ फ्रांस अर्लियर टू रिमेन फ्रांस न्यूट्रल इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक बिस्मार्क क्या करने लगा, ऑस्ट्रेलिया को प्रूव करने के लिए, अग्रेसिव प्रूव करने के लिए वो फ्रांस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और ऑस्ट्रेलिया और प्रसा को वार में
रिबेन के फॉर दिस ही हैड प्रॉमिस टू गिव सम एरिया टू फ्रांस, और इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया फ्रांस को कि वो कुछ एरिया देंगे, ठीक है। बिस्मार्क मेड अ ट्रीटी विथ इटालियन अंडर विक्टर इमाम्यूल में उन्होंने एक ट्रीटी इटालियन के ऊपर एक ट्रीट किया। अकॉर्डिंग टू डैट इटली हैड अटैक ऑन ऑस्ट्रेलिया, इसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इटली अटैक करेगा और ऑस्ट्रेलिया और प्रसा वॉर शुरुआत होगा। बिगेन अपसेट विथ ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट के बाद क्या हुआ था, वाली ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर वॉर इन सीडोवा अगेंस्ट प्रासा, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, डिक्लेयर क्या कहती है, वो एक वॉर लेगा जिसके ऊपर प्रसा के ऊपर सीडोवा वॉर लेगा जो कि 1866 में होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बिगेन इंग्लैंड वॉर फ्रॉम बोथ साइड वॉज बैडली डिफीट, और दोनों तरीके से ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरीके से हारा। दो द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम जर्मनी रीजन कम्प्लीटली फिनिश, और उसके बाद से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के जो भी जर्मनी का रीजन था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया। 2/3 वर्क ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन कम्प्लीटली हो गया था। फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ रेस्ट ऑफ जर्मनी की बात करते हैं, इट वॉज नेसेसरी टू वेज ऑफ वॉर विथ फ्रांस बिकॉज इन टर्म्स ऑफ साउदर्न इटलीज स्टेट्स ऑफ जर्मनी, और बात करते हैं अगर कोई नेसेसरी रहता है फ्रांस के में, बिकॉज जो साउदर्न स्टेट होते हैं जर्मनी के वो वॉर में आते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस कुड हैव इंटरफेयर्ड, और इसमें फ्रांस क्या करता है, इंटरफेयर करता है। द मीन टाइम मैटर ऑफ थ्रोन इमर्ज इन आता है अपॉन विच वॉज नेचुरल क्लाइम ऑफ द प्रिंस ऑफ प्रासा, प्रासा के जो प्रिंस थे उनके ऊपर नेचुरल क्लाइम आया, बट फ्रांस अपने क्या किया, फ्रांस ने क्लाइम को किया और उसने एक कमिटमेंट लिखा उन्होंने एक कमिटमेंट दिया प्रसा को, और वो बिस्मार्क को रिलीज करते हैं, रिलीज द मैटर इन प्रेस डिस्ट्रॉयड, और उन्होंने प्रेस को डिस्ट्रॉयड किया बिस्मार्क के रिलीज के बाद, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटली जर्मनी नेशनलिज्म बिगन को शुरू किया। किसके अपोजली, तो उन्होंने ओपनली बताया था, ठीक है। बिंग एंग्री टू हिज फ्रांस रूलर नेपोलियन डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस प्रसा ऑन 19 जून 1817 को प्रसा के ऊपर नेपोलियन ने एक वॉर का डिक्लेयर किया, एंड फ्रांस गोट इकोनॉमियंस डिफेट इन दी बैटल ऑफ सेडान के वॉर में कौन हारा था, तो फ्रांस जो बहुत बुरी तरीके से हार गया था। थ्रू आफ्टर पीस वॉज मेंटेन्ड बिटवीन टू नेशन, और जो वॉर पीस था वो दो तरीके से मेंशन हुआ था, ठीक है, नेशन में। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट ऑन 10 मई 1871 को, दस इन द सेडान वॉर देयर वाज डाउनफॉल ऑफ अ सुपर पावर इमरजेंस ऑफ अनदर सुपर पावर ऑफ जर्मनी। कह रहे हैं दो तरीके से वॉर हुए थे, एक सेडाउन वॉर था जो कि डाउनफॉल हो गया था किसके सुपर पावर में, जर्मनी के, एंड फाइनली बाई 1871 में यूनिफाइड नेशन का हुआ था जो कि पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप में किया गया था, ठीक है। दिस नेशनलिज्म नॉट ओनली इंसेड इमरजेंसी ऑफ टू big state, rather it caused political turmoil among the other nation of Europe also। कहने का मतलब कि ये कैसे ऐसा नहीं था कि इमरजेंसी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली इन इट्स कोर ऑफ द सेंस ऑफ नेशनलिज्म ऑफ द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट, और जो भी डेमोक्रेटिक का जो थॉट था वो उन्होंने इमरजेंसी किया था। द फ्रीडम मूवमेंट इन हंगरी, जो हंगरी का फ्रीडम मूवमेंट था, बोहेमिया एंड ग्रीस वॉज द आउटकम ऑफ दिस नेशन, और इसी में कौन आए थे, तो ये तीनों नेशन सामने आते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इंडिया, द स्टोरी ऑफ डाउनफॉल ऑफ ओटमैन एम्पायर, द स्प्रेड ऑफ nationalism in Balkan region organized itself and gave birth of Serbia। कहना इसी में एक नेशनलिज्म की बैल्किन रिलीज हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, सर्बिया बोलते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ग्रीस, कि नेशनलिज्म ग्रीस में कैसे राइज हुआ था, ठीक है। द ग्रीक नेशनलिज्म मूवमेंट कैन बी सीन इन इट्स कंटेंट्स, कहने वाले कि आप कंटेंट्स में देख सकते हैं ग्रीस के। देयर वाज अ बिंग डायग्नोस्टिक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस बाय विच इट वाज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ ओक्सीडेंटली कल्चर में ये सारी चीज़ें कंसिडर हुआ था। द लिटरली डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक कल्चर एंड अचीवमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ थॉट, फिलोसफी, आर्ट, मेडिकल साइंस वर सोर्स ऑफ इंस्पायर में ये सारी ग्रीक कल्चर में लिटरेचर में आते हैं। लैकिंग इंस्पायर फ्रॉम इट इन द एज ऑफ रिनेस ऑफ द ऑक्सीडेंटली कंट्री स्टार्टेड देयर प्रोग्रेस। उसके बाद से क्या होता है, इनकी एज में जो भी कंट्रीज थी वो प्रोग्रेस करना शुरू कर दी थी। बट इन स्पीड द ग्रेस वॉज कंट्रोल ऑफ तुर्कीज, कौन कंट्रोल करते थे ग्रीस को, तो टर्कीज एम्पायर करते थे, ठीक है।
The way of nationalistic spirit was decayed from the influence of France Revolution. The way of nationalistic spirit awoke among the Greek because their identification of the basis of religious same. मतलब कहना है ये सारी जो वे थी ये सेम थी ग्रीक में कास्ट की और रिलीजन्स की आइडेंटिफिकेशन। देन ये वाली बात आती है द क्रिश्चियन वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एंड रोमन कैथोलिक। जो क्रिश्चियन की वर्ल्ड थी वो दो तरीके से बांटी गई थी, ऑर्थोडॉक्स और रोमन। रसिया एंड ग्रीस वाज सपोर्टेड बाय ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। रसिया और जो ग्रीस थी वो किसके सपोर्टर में थे? तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सपोर्टर में। कॉन्सिक्वेंटली मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू गेट इट सेपरेट फ्रॉम टर्की। कहने में कि किसके मूवमेंट में और किस में सेपरेट हुआ था? तो टर्की में वो थे फाउंडेड एन ऑर्गेनिज्म नेम हेटेरेट फिल्की इन ओडिशा। कहने का मतलब है कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का पता किया जिसका नाम था हेटेरेट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एन एक्सप्लोर द टर्कीज गवर्नमेंट फ्रॉम ग्रीस टू मेक इट इंडिपेंडेंट। जो भी टर्कीज के गवर्नमेंट थे उन्होंने ग्रीस को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का सोचा। टू लीड दी रिवोल्यूशन द पावरफुल ग्रुप ऑफ बर्जियस ऑल्सो इमर्ज इन ग्रीस। और जो रिवोल्यूशन की पावर थी वो इमर्ज होने लगी ग्रीस में। फॉर द होल ऑफ द यूरोपियन ग्रीस वाज साइनोनिम्स विद द इंस्पायर। और जो ग्रीस की साइनोनिम्स थी वो इंस्पायर होने लगी एंड रिस्पेक्ट एंड फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। और वो स्वतंत्र और रिस्पेक्ट करने के लिए ऑल इट्स सिटीजन स्पाइट ऑफ द नेचुरल ऑफ द गवर्नमेंट में उन्होंने ऐसा बोला। रेडी हो गए थे, ठीक है। द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो भी इंग्लैंड के पोएट थे एक लॉर्ड बायरन, वो डेड हो गए थे ग्रीस में, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस की वजह से, ठीक है, उस वक्त। एंड ड्यू टू दिस वे ऑफ सिंपथी ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीस स्टार्टेड स्प्रिट इन होल ऑफ द यूरोप। और ये सबकी सिंपथी में क्या कहता है ग्रीस ने पूरे यूरोप में ये सारी चीज़ें स्प्रिट करने लगा। हेयर रसिया out of imperialist ambitions and religious unity was the supporter of Greece। और जो भी रसिया के थे और ये सारी चीज़ें एम्बिशन रिलीजियस के ये ग्रीस के सपोर्ट में थे, ठीक है। द सिचुएशन ऑफ ग्रीस बिकम एक्सप्लोसिव व्हेन द तुर्कीज स्टार्टेड टू बैडली क्रॉस द पीपल रिलेटेड टू दी ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल की। जो भी ये सारी चीज़ें थी इसमें टर्की जो था रूलर करने लगा, बहुत बुरी तरीके से क्रॉस हुआ पीपल का। और ठीक है, राइवलिन स्टार्टेड हुआ कब? 1821 में, जो कि लीडरशिप कौन थे? अलेक्जेंडर यास्पियन थी, ठीक है। द कजर ऑफ रसिया के जो अलेक्जेंडर वॉज पर्सनली फेवर में थे ग्रीस के नेशनलिज्म में ड्यू टू प्रेशर ऑफ रिक्शनल रूरल मैटरनिक के रिएक्शनल रूलर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग देने लगे सपोर्ट में। व्हेन दी न्यू काजर नाइक्लोक्स केम इनटू पावर, और जो न्यू चीज़ें सारी के पावर आने लगी सामने और एग्रीमेंट बनने लगी टर्की को, ठीक है। और देन ग्रीक के सपोर्ट में आने लगे। इन 1826 में ग्रेट ब्रिटेन क्या थे? रसिया में बनने लगे और एग्रीमेंट बना जो कि टर्की और ग्रीस डिस्प्यूट होने लगा। चार्ल्स 10 ऑफ फ्रांस ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक इंटरेस्ट, और जो फ्रांस के चार्ल्स थे वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि लंदन में 1827 में, जो कि कॉन्फ्रेंस क्या था? फ्रांस और रसिया के डिसाइड ज्वाइंट एक्शन के सपोर्ट में था, जो कि टर्की के अगेंस्ट में था। द ज्वाइंट मिलिट्री, जो कि ज्वाइंट तीन कंट्री ने ज्वाइंट किया था इन द डे ऑफ नेवर्निया अगेंस्ट टर्की। टर्की के अगेंस्ट में जो डे था नेवर्निया के 3 कंट्री ने ज्वाइंट किया था। ओनली दी इजिप्टियन आर्मी केम इन सपोर्ट ऑफ टर्की। एक ही का आर्मी था जो कि टर्की के सपोर्ट में आया, ठीक है, जो कि इजिप्टियन था। द आर्मी ऑफ इजिप्ट एंड टर्की वॉज बैडली डिफेटेड इन द वॉर। और जो सपोर्ट में इजिप्ट और टर्की था वो बहुत बुरी तरीके से हार गया अपनी वॉर में। एंड ट्रीट अडेलपी वॉज साइंड इन 1829 में, इसको साइन किया गया, अंडर विच इज नॉमिनल सोवरजियंट ऑफ टर्की वॉज मैटर गिवन ऑटोनेम्स ऑफ टू ग्रीस। ग्रीस में क्या किया गया? ऑटोनेम्स दिया गया इस मैटर में और टर्की को नॉमिनियल कर दिया गया। पर द ग्रीक नेशनलिस्ट डिक्लेयर्ड द एक्सेप्ट द मैटर ऑफ द ट्रीट, और उन्होंने एक्सेप्ट किया
ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड एंड फ्रांस किया करते थे, चाहते थे ग्रीस को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने को, लेकिन रसिया कहता है इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर। कॉन्सिक्वेंटली 1832 में क्या हुआ था, ग्रीस डिक्लेयर हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री, रूलर ऑफ बावियर ऑटो। और ठीक है, किसके रूलर में, तो बावियर ऑटो के, और वो कहाँ डिक्लेयर कर दिया गया, किसके, किंग ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रीस के। ठीक है, दिस टूक द इफेक्ट ऑफ रसिया फ्रॉम ग्रीस। कहने में यही क्या हुआ था कि ये इफेक्ट डाला रसिया और ग्रीस के ऊपर। हंगरी की बात करते हैं तो द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अपीयर्स इन हंगरी ऑल्सो। कहने में कि ये सारे डिफ्यूजन जब हुए थे, सेंटिमेंट अपीयर्स हुए थे, तो हंगरी में भी हुए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैड फुल कंट्रोल ओवर हंगरी। कहने में ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंट्रोल किसके पर था, हंगरी पर था। नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, नेशनल मूवमेंट कब स्टार्टेड हुआ था, ये देखते हैं। ऑल्सो विद इन्फ्लुएंस 1848 में नेशनल मूवमेंट का स्टार्टेड किया गया था। द रिवोल्यूशन वॉज लीड बाई रिवोल्यूशन लाइक कोस्ट एंड डिक्स कोस्ट। इट वॉज दी सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट की ये बहुत ज़्यादा ही बड़े सपोर्टर थे ये डिक कोसिट, जिन्होंने शुरुआत किया था क्लासलेस सोसाइटी का पीपल का, और इन्होंने बैन किया था। इट वॉज बैंड, मतलब इनका बैंड हो चुका था, लेकिन देयर वॉज अ स्पेशल इफेक्ट इन्होंने लाया था जो कि डाउनफॉल ऑफ लॉइस फिलिपी के था। ठीक है, द नेशनलिज्म मूवमेंट ऑफ हंगरी, जो मूवमेंट था हंगरी के लोगों का, उन्हें ये इन्होंने फिलिपी लॉज के डाउनफॉल किया था। कोस्ट बिगेन टू अपोज द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के डिमांड पे उन्होंने लाया। बहुत द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी हैड इम्पैक्ट ऑन दिस। और इस पे क्या हुआ था, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इट लीड मूवमेंट इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म, और ये सारी मूवमेंट क्या हुआ था, नेशनलिज्म के फेवर में आया था। फाइनली ऑन 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है किसके डिमांड को, तो हंगरी के डिमांड को, किसके में, तो इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओनली मेंबर ऑफ हंगरी ओनली वर इंक्लूडेड। इसमें सिर्फ कौन से मेंबर इंक्लूड थे, तो हंगरी के। और इस प्रेस को क्या किया गया, फ्रीडम किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी आर्मी को फाउंड किया गया था। फ्यूडल सिस्टम वॉज एब्यूज्ड, और इसमें क्या होता, फ्यूडल सिस्टम को एब्यूज किया था, और डिमांड जो था कन्व्यूम का, मीटिंग का हाउस का, उसे हर साल के लिए बुद्धिस्ट किया गया था और एक्सेप्ट किया गया था। और इसी मूवमेंट को नेशनल प्राइड मूवमेंट को ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइड किया गया था हंगरी को। ठीक है, पोलैंड की बात करें तो पोलैंड रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है रसिया के अगेंस्ट में, रसिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नेशनलिज्म सेंटिमेंट की वजह से देयर वाज अ वाइड इम्पैक्ट पड़ता है कि कब पर 1813 को रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था द लेवल ऑफ दी कंट्रीज पे, बट इट कुड नॉट, इंग्लैंड और फ्रांस का कोई भी इसमें नहीं था। सो द रसिया सरप्राइज दी पोलिश राइवलन। ठीक है, और बोहिमा की बात करते हैं, बोहिमा डेट वाज इन द कंट्री कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रूल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हंगरियन डेवलपमेंट। और जो ये बोहिमा था वो ऑस्ट्रेलिया का रूल में हंगरियन डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द मल्टी फोल्ड कजन पीपल वॉज एक्सेप्टेड बाय द a movement took a violent form, but the revolution were several subdued by Australia. The achievement of revolution moving Bohemia could not sustain. कहने मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये अचीवमेंट था, हाँ, तो लेकिन उन्होंने ये सस्टेन नहीं किया था। आउटकम की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्टेड द वॉर्म फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक कॉन्करेंट शेप इन द फॉर्म ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट। जो भी डेवलपमेंट है नेशनलिज्म और यूरोप में शुरुआत हुआ था वॉर्म का, उसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन में कॉन्क्रीट के शेप में यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट आया था। इसके रिजल्ट में बहुत मैनी बिग और स्मॉल स्टेट को इमर्ज कर दिया गया था। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिस्ट टेंडेंस केम ओपनली ऑन द फोर इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म बाय द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इसका शुरुआत किया गया था, एंड किया गया था। नेशन बिकम एवरीथिंग फॉर द पीपल, रूलर एवरी, नेशन के ऊपर नेशन आया था। ठीक है, बिकम किया गया था। दे बिकम रेडी टू क्रॉस एनी लिमिट, और इन्होंने तैयार थे कि कोई भी क्रॉस लिमिट को क्रॉस करेगा। द सीक्वेंस ऑफ दैट दिस सेंस वाज ग्रोइंग इन द स्मॉल स्टेट एंड कास्ट ग्रुप ऑफ बालकनी रीजन में इन्होंने धीरे धीरे सेंस लगाया। अदर साइड की बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो बहुत बड़े यूरोपियन स्टेट में लाइक इटली और फ्रांस, जर्मनी इंक्रीज हुआ था, इनमें साइड किया गया था, सेंस लगाया था। और सच एन एक्सचेंज डेट इम्प्रेस सेंटिमेंट स्प्रेड किया गया था, बहुत ज़्यादा इसे फैलाया गया था। ऑल्सो फॉर दी
For this imperialist tendencies, the industrial revolution in Europe was equally response as were the other countries. और इसमें कौन ज़्यादा ये थे, मतलब रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा इक्वली रिस्पॉन्स यूरोप के रिवोल्यूशन में था, दिस टेंडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो टारगेट फर्स्ट टाइम था एशियन और अफ्रीकन के बीच में कंट्री के, यूरोपियन कंट्री के इस्टेब्लिश करने के लिए कोलाइंस की वजह से। द पेस ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिवोल्यूशन और डिवोल्यूशन दिस कंट्री, और इन्होंने एक्सप्लोजन किया यही कंट्रीज को, और ड्यू टू दिस कंट्रीज ऑटोमैन एम्पायर व डिस्ट्रॉय, और ऑटोमैन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। होल बाल्कन की बात करते हैं तो टर्न इनटू बैटल फील्ड के टर्न कर दिया गया। द स्प्रिट ऑफ नेशनलिज्म, और जो भी नेशनलिज्म को स्प्रिट किया गया, और नॉट ओनली यूरोप, इसमें सिर्फ यूरोप को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को उन्होंने स्प्रिट किया नेशनलिज्म। द वे ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस द एशियन एंड अफ्रीकन कोलाइंस फ्रॉम द फॉर फ्रीडम अगेंस्ट फॉरेन अथॉरिटी के ऊपर इन्होंने फ्रीडम लगाने का एशियन और अफ्रीकन के लिए कोलाइंस किया। कॉन्टैक्ट इवन इंडिया, द मैसेज ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म हैड स्टार्टेड, और इसका मैसेज जो था उसे स्टार्टेड किया गया, ठीक है, इंडिया में ही नहीं। अंदर आता है टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर। ये पूछता है टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, तो मैसूर के थे। वो हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रांस रिवोल्यूशन, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रांस रिवोल्यूशन 1789 में। अंडर दिस इन्फ्लुएंस ये गोट जैकोबिन क्लब में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने एक मेंबर बना और ऑर्गेनाइज किया, मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन किया, और इनका मानना था कि ही गोट प्लांटेड ट्री को इनका कहना था। और कहाँ इन्होंने प्लांटेड ट्री का बात की, तो श्रीरंगपत्तनम, और इस सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस के सिंबल के तौर पे इन्होंने किया। ऑन द अदर हैंड लीडर ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट गोइंग ऑन 19th सेंचुरी वाज बिगन टू अकन द नेशनल फीलिंग, और इन्होंने 19th सेंचुरी को शुरुआत किया नेशनल फीलिंग को जगाने का। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन हिमसेल्फ, और राजा राम मोहन की एग्जाम्पल में ले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नेशनल इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में। ड्यू टू his thought for independence, humanism and nationalism, he expressed deep sorrow in 1821 over the failure of the revolution was Nepal's, and threw और डिनर in 1823 को इन्होंने एक डिनर किया ओवर उस अपने सक्सेस पर। और स्पेन फ्रीडम में इंडिया में पूरे एलिमेंट में उन्होंने अपीयर फैलाया, और रिवोल्यूशन हुआ 1857 में। द सेंस ऑफ नेशनलिज्म बॉर्न इन यूरोप फर्स्ट इन्फ्लुएंस यूरोप एंड फाइनली लिफ्ट इम्पैक्ट ऑन इंटायर वर्ल्ड में इन्होंने पूरे इम्पैक्ट लाया, और यही चेंज था जो पॉलिटिकल मैप में आया, और यही यूरोप को मैनिकुलम में लाया था, ठीक है।